हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है, यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है। अब देखो, यहाँ पर उत्पाद का मतलब क्या होता है। एक होता है अभिक्रिया कारक, मतलब उन्हें हम बोल देते हैं अभिकारक। और एक होता है अभिक्रिया उत्पाद, जिन्हें हम सिर्फ उत्पाद बोल देते हैं। ठीक है। अब इन्होंने कहा है उत्पाद अधिक स्थायी है, मतलब कि इसका स्थायित्व ज्यादा है। स्थायित्व ज्यादा है ना। और हम सभी जानते हैं, कोई भी अस्थाई चीज हो तो वो हमेशा स्थायी चीज की ओर ही अग्रसर होती है। अब अगर अभिकारक का स्थायित्व कम है, इनका स्थायित्व अगर कम है, तो ये स्थायित्व बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मतलब कि अगर अभिक्रिया कारक का स्थायित्व कम है और उत्पाद का स्थायित्व ज्यादा है, तो अभिक्रिया उत्पाद की तरफ गति करेगी। समझ रहे हो, मतलब कि अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा, क्योंकि इनका स्थायित्व ज्यादा है। ओके। चलिए, आपसे पूछा गया है, रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्न में से कौन सदैव उपस्थित रहता है। रासायनिक परिवर्तन जब भी होता है, क्या हमेशा ऊष्मा उत्सर्जित होती है? बिल्कुल नहीं है, हमेशा नहीं होती है ना। प्रकाश का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। बिल्कुल सही। देखो, प्रकाश भी जरूरी नहीं है, ठीक है, केवल ऊष्मा का उत्सर्जन हो ये भी नहीं होता। मतलब ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन्हें हम क्या बोलते हैं? केवल ऊष्मा का उत्सर्जन। हाँ, यहाँ पर भी ऊष्मा का उत्सर्जन ही बोला है, मतलब इन्हें भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। दोनों ही एक ही हो गए। अब यहाँ पर जो है, ये तो हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर ऊष्मा छेपी, और ये क्या हो गई? ऊष्मा शोषी रिएक्शन। ठीक है। तो मतलब कि ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण दोनों हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। संचारण है। संचारण क्या होता है? द्रुत ऑक्सीकरण है, मंद ऑक्सीजन है, अपचयन है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। देखो, संचारण जब भी होता है, मतलब कि जब भी जंग लगती है किसी चीज में, चाहे Ag2O का बनना हो, ठीक है, चाहे FeO या Fe2O3 का बनना हो, ठीक है, या फिर CuO का बनना हो, ये सभी संचारण के उदाहरण है। संचारण के उदाहरण है। आपने देखा होगा कि जो संचारण होता है एक दिन में नहीं लगता है, कई काफी लंबे समय की एक प्रक्रिया होती है। जब हम लोहे को काफी लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं नमी और वायु में, तब संचारण की अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो ये कैसा है? एक मंद ऑक्सीजन है। यहाँ पे मंद ऑक्सीकरण लिखना चाहिए, तो ये ऑक्सीजन लिखा है उन्होंने, आप यहाँ पर लिख लीजिए मंद ऑक्सीकरण। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वसीय खाद का विकृत होने के प्रक्रम का कारण क्या है। जो वसी खाद है, विकृत का यहाँ पर क्या हो जाएगा? मतलब जहरीला या फिर खराब। जहरीला, खराब, है ना। या फिर इसी से हमें क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग, है ना। इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछा गया है, और इन्होंने पूछा है इसका कारण क्या है। देखो, वसी खाद क्या होता है? वसी खाद होता है जैसे दूध हो गया, दही हो गया, है ना, मांस, मांस में भी वसा होता है, मक्खन, ये सब चीजें क्या होती हैं? वसीय खाद होती हैं। ऐसा वसा जिसे हम खाने योग्य मानते हैं। अब विकृत होने का क्या कारण हो सकता है? संचारण? बिल्कुल नहीं है, इसमें संचारण तो लगता नहीं है। ठीक है, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण या अपचयन। क्या है सही आंसर? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हो जाता है जिससे ही कई तरह की जीव हो जाते हैं और उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, कीटाणु जीवाणु वगैरह आ जाते हैं। अगला, प्रकृति में होने वाले रासायनिक समीकरण सामान्यतः होते हैं। प्रकृति में जो रासायनिक समीकरण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा गया, कोई पेड़ है जो उग रहा है, मतलब ग्रोथ, ट्री ग्रोथ हो गया, है ना। और जैसे कोई दलदल है, दलदल है। अब ये कैसे हैं? ट्री अगर ग्रोथ कर रहा है तो आप उसे वापस पीछे नहीं कर सकते, मतलब कि ये अनुत्क्रमणीय है।
अनुत्क्रमण एक बार हो गया, आप उसे बदल नहीं सकते। ग्लोबल वार्मिंग है, आप इसे कम कर सकते हो कुछ हद तक दुनिया भर की चीजें लगा के, पर पूरी तरह से आप इसे अब कभी खत्म नहीं कर पाओगे, इसे बस कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कि कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल है, पर इसे खत्म करना इतना पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप देखो दलदल वगैरह बन जाता है तो आप उसे चेंज नहीं कर पाते हो। ये सब होते हैं प्रकृति में होने वाले परिवर्तन। जितने भी प्राकृतिक परिवर्तन है, जैसे कि अम्ल वर्षा, अगर वो हो गई है, अम्ल वर्षा हो गई तो आप उसे बदल नहीं पाओगे। तो ये किस तरह की रिएक्शन होती है, जो प्रकृति में रासायनिक परिवर्तन होते हैं या रासायनिक समीकरण होते हैं, वो होते हैं अनुत्क्रमणीय। ओके, चलिए। रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से कौन सी जानकारी देती है? ऊष्मा के उत्सर्जन की, अवशोषण की, यौगिक का प्रतीक और सूत्र, या उपरोक्त सभी। किस चीज की जानकारी देती है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया केवल और केवल जानकारी देती है यौगिक के प्रतीक की। जैसे कि मान लीजिए आपने सोडियम का रिएक्शन करवाया क्लोरीन से, तो क्या बना? NaCl। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाई, तो क्या बना? H2O। बना H2O। अब ये क्या बता रहा है? ये क्या है? ये है कंपाउंड या यौगिक। क्या? सूत्र। है ना, ये यौगिक सूत्र है, कंपाउंड फॉर्मूला है। तो आपको इससे केवल फॉर्मूला मिल रहा है, प्रतीक मिल रहा है तत्वों का, कि H है, इसमें ऑक्सीजन है, इन्होंने मिलकर H2O बना लिया। तो केवल तत्व मिल रहा है, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ऊष्मा निकल रही है या ऊष्मा ग्रहण की जा रही है। नहीं चल रही है ना पता, तो रासायनिक अभिक्रिया केवल यौगिक का प्रतीक और सूत्र ही बताते हैं। आप में से बहुत से लोग उपरोक्त सभी लगा देंगे, पर उपरोक्त सभी नहीं लगाना है। ओके, चलिए। विरंजक चूर्ण एक है, विरंजक चूर्ण कैसा होता है? ज्वरनाशी, ज्वरनाशी को हम क्या बोलते हैं? एंटी पायरेटिक। एंटी पायरेटिक। और एंटी पायरेटिक में नाम किन का आता है? जैसे कि आपने बहुत फेमस सुना होगा पैरासिटामोल, होता है ना, तो पैरासिटामोल का आप सभी ने नाम सुना होगा। इसके अलावा एनाल्सिन होता है, इसका भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। एनाल्सिन, है ना। और भी बहुत से होते हैं, वेरियस टाइप की टैबलेट्स या फिर मेडिसिन आती हैं जिनके लिए ज्वरनाशी, जो कि ज्वरनाशी का काम करती है ना। अब आती है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक नहीं है एक्चुअल में, ये प्रतिरोधक है। क्या है ये? प्रतिरोधक। प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है? जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए, है ना। आजकल ऐसी भी दवाइयां आती है, जैसे आपने देखा होगा कि जब कोरोना का टाइम था तो लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई तरह के काम कर रहे थे। कोई हल्दी, तुलसी, इन सभी का इस्तेमाल कर रहा था, नीम का इस्तेमाल कर रहा था। वहीं अगर आप देखें, पतंजलि ने भी कई तरह के प्रोडक्ट निकाले थे जो कि आपकी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। कई तरह की ऐसी कंपनियां थी, जैसे कैडिला हो गया आपका, या फिर और भी वेरियस जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन सभी ने इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करने के लिए बहुत से वेरियस प्रोडक्ट या मेडिसिन उन्होंने डेवलप की थी। ठीक है, तो उन्हें हम बोल देते हैं प्रतिरोधक, जो कि आपकी बीमारियों से रक्षा करती है। अब आते हैं विसंक्रामक। विसंक्रामक का मतलब ये होता है जो कि आप जो कीटाणु नाशक होती है। विसंक्रामक मतलब क्या होता है? कीटाणु नाशक, है ना। ये चीज आपको याद रखना है, विसंक्रामक मतलब कीटाणु नाशक। इसके अलावा प्रतिजैविक। प्रतिजैविक मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आपको जब भी आप देखोगे कोई खांसी होती है ना, साधारण है, खांसी जुकाम होता है, तो आप देखना जब भी डॉक्टर कोई टैबलेट लिखेगा ना आपको, तो उन टैबलेट के साथ में एक एंटीबायोटिक भी लिख देता है। समझ रहे हो? तो ये एंटीबायोटिक होती हैं, जो कि जब भी आप कोई गोली लो या फिर आपको कोई इन्फ्लुएंजा हो जाता है, वायरस वगैरह हो जाता है, तो आपको एंटीबायोटिक की गोली ली जाती है, जो कि क्या काम करती है? मेनली जिनका काम होता है कि आ, जो एंटीबायोटिक का काम करती हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का मतलब क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2 आप ये किस चीज में उपयोग करते हो? आप इसका उपयोग करते हो पानी को शुद्ध करने में। पानी को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में आप इनका उपयोग करते हो। इसे हम क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। और पानी को शुद्ध कैसे करोगे आप? शुद्ध करने के लिए आप क्या करते हो? जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें मारकर करते हो ना पानी को शुद्ध करने के लिए विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण क्या है? एक विषसंक्रामक है, जो कि कीटाणुओं को मार देता है पानी में। चलिए। अम्ल वर्षा में होता है। अम्ल वर्षा, पहली बात तो अम्ल वर्षा होती क्या है? देखो, अगर हम सामान्य वर्षा की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं? सामान्य वर्षा। सामान्य वर्षा का जो पीएच होता है वो होता है 5.6 पीएच। ठीक है। और अगर हम अम्ल वर्षा की बात करते हैं, किस चीज की? अम्ल वर्षा।
और इसके अगर हम पीएच की बात करें तो इसका जो पीएच होता है वो होता है 4 to 4.5, या फिर कई जगह पर 4.2 से 4.4 भी दिया जाता है। ये दोनों ऑप्शंस कई बार आपको मिलेंगे। अब जो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा में मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? मेन अम्ल वर्षा में होती हैं दो चीजें, एक तो होता है सल्फर, क्या होता है? सल्फर। और दूसरा होता है नाइट्रोजन। सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड और डाइऑक्साइड, जो कि अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब कि NO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये होगा नहीं, हीलियम नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? NO। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है लिटमस को निष्कर्षित मतलब लिटमस को प्राप्त किस चीज से करते हैं? आपसे ये पूछा गया है। लाइकेन से, इमली से, नीम से, या आम के पेड़ से? सही आंसर क्या है? लाइकेन। लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है? शैवाल प्लस कवक, जो शैवाल और कवक के बीच की कड़ी होता है उसे हम बोल देते हैं लाइकेन। अगला, हमारे उदर, उदर मतलब क्या होता है? हमारे पेट में या अमाशय में। आपसे पूछा गया हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? मेथेनोइक एसिड बिल्कुल नहीं, ये तो जहरीला है। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, HCl 1.5 pH है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। काफी अधिक सांद्र होता है ये। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्साइड अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, HCOOH, या फिर लैक्टिक अम्ल होता है, या इनमें से कोई नहीं? चींटी के डंक की यहाँ पर आपसे बात की जा रही, तो कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल, है ना। चींटी में होता है फॉर्मल, लेकिन अगर आप स्कॉर्पियन की बात करो, स्कॉर्पियन, इसमें कौन सा होता है? इसमें होता है मैथेनोइक। मैथेनोइक मतलब CH3, सॉरी, इसी को ही बोल देते हैं। ठीक है ना, यही बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं फॉर्मिक, और इसे ही हम बोल देते हैं मेथेनॉइक। ठीक है, याद रखना है आपको। तो अगर कभी लिखा हुआ आता है कि चींटे के डंक में कौन सा होता है, अगर फॉर्मिक पूछे तो भी सही है, ये होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, वहीं इसका एक और नाम क्या होता है? मैथेनोइक एसिड। मैथेनोइक एसिड। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला आपसे पूछा गया है मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? मधुमक्खी में फॉर्मिक, एसिटिक, कार्बोलिक, या फिर ऑक्जेलिक, कौन सा पाया जाता है मधुमक्खी में? आपसे ये पूछा गया है, क्या लिखना है? फॉर्मुलिक। फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH, या इसे हम और भी क्या बोलते हैं, अभी हमने बात की, मैथेनोइक एसिड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला, क्षारक लाल लिटमस विलयन को परिवर्तित करता है। लाल को, लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है कैसा होता है? नेचुरल कलर कैसा होता है? वायलेट मतलब बैगनी होता है। ये चीज भी पूछी गई है क्वेश्चन में, तो आपको ये याद रखना है। अब अगर हम बात करते हैं एसिड में, एसिड में, और फिर हम बात करते हैं बेस में या फिर क्षार में, तो एसिड में कैसा हो जाता है? रेड, और क्षार में कैसा रहता है? ब्लू। अब यहाँ पर आपसे पूछा है लाल लिटमस बिलियन, क्षार जो होता है लाल लिटमस बिलियन को किस में परिवर्तित करता है? तो ये करता है ब्लू में। सही आंसर क्या हो जाएगा? नीला, ऑप्शन बी। ओके। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित करता है। नीला लिटमस, यहाँ पर अगर आप देखो पीछे, नीले लिटमस अम्ल किस चीज में परिवर्तित कर रहा है? रेड में। ठीक है, और यहाँ पर कर रहा है ब्लू में, क्षार की वजह से। तो यहाँ पर आपसे पूछा है अम्ल, अम्ल किस चीज में करेगा? सफेद में नहीं, बैगनी तो क्या होता है? नेचुरल कलर होता है। नेचुरल कलर मतलब कि प्राकृतिक कलर होता है लिटमस का। हरा नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल, ऑप्शन डी। ओके। चलिए अगला आपसे पूछा है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में उपयोग किया जाता है। किस चीज को? जल की स्थायी कठोरता। अगर हम सिर्फ कठोरता की बात करते हैं तो कठोरता में आपको दो देखना है, एक तो होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। ठीक है ना, दोनों में ही क्या होता है? एक तो दोनों में ही क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण होती है।
लेकिन यहाँ पर जो होता है अस्थायी कठोरता में, यहाँ पर क्या होता है, बाई कार्बोनेट लवण होते हैं। बाई कार्बोनेट लवण होते हैं। और यहाँ पर बाई कार्बोनेट मतलब क्या हो जाएगा, CaHCO3 होल ट्वाइस, या फिर MgHCO3 होल ट्वाइस, ये हो जाते हैं बाई कार्बोनेट। वहीं अगर हम स्थाई की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्लोराइड और सल्फेट आयन, ठीक है, मतलब कि क्लोराइड और सल्फेट लवण होते हैं। मतलब कि अगर हम आपसे बात करते हैं तो CaSO4, MgSO4, इसके अलावा CaCl2 और MgCl2, इस तरह के लवण होते हैं जो कि स्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार होते हैं, और ये होते हैं अस्थायी के लिए। अगर हम अस्थायी कठोरता की बात करें तो सामान्यतः उबाल कर दूर आप कर सकते हो, सामान्य उबाल कर आप दूर कर सकते हैं। वहीं अगर हम स्थायी कठोरता की बात करते हैं तो आप इसे सामान्यतः उबाल कर दूर नहीं कर सकते। आप इसके लिए कई तरह के जो मटेरियल्स आते हैं उनका इस्तेमाल करते हो इनको दूर करने के लिए। किस चीज को, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कई प्रकार के मटेरियल्स आते हैं जिनका कि आपको उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे बात की जाए स्थायी कठोरता में, इस क्वेश्चन के अनुरूप अगर आपसे पूछा जाता है किस चीज का इस्तेमाल करना है, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है, NaCO3 होता है धावन सोडा, जिसका उपयोग हम कपड़े धोने में करते हैं ना। तो धावन सोडा के द्वारा आप अच्छे से जो जल की स्थायी कठोरता है उसे आप दूर कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गैस्ट्रिक जूस में अम्ल होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में किस तरह के अम्ल होते हैं, आपसे ये पूछा गया है। एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। एसिटिक अम्ल फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, CH3COOH। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। वहीं अगर हम नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3। सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका पीएच कितना होता है, 1.5, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कपड़े धोने के लिए उपयोग किया जाता है, कार्बोनेट का मतलब CO3 का, सल्फेट का मतलब SO4 का, सल्फोनेट का, या फिर बाइकार्बोनेट का। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कार्बोनेट्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कपड़े धोने के लिए उपयोग किया जाता है कार्बोनेट को। और बेकिंग सोडा में किस चीज का उपयोग किया जाता है, बाइकार्बोनेट का। बेकिंग सोडा में या बेकिंग में किस चीज का उपयोग करते हैं हम, बाइकार्बोनेट। कपड़े धोने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए, कार्बोनेट्स का। ओके, सोडियम कार्बोनेट आपने सुना होगा जो कि धावन सोडा होता है। अगला, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाए जाने वाली धातु कौन सी होती है, सोना, लोहा, तांबा या चांदी। सही आंसर है तांबा। कहाँ से मिला था ये, हड़प्पा, है ना। चलिए, भूपर पूछा गया है निम्न में से कौन एक द्रव अधातु है। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो सभी लिक्विड है फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। जैसे अगर मरकरी की बात करें तो लिक्विड फॉर्म में मिलता है लेकिन ये मेटल है। एल्कोहल में लिक्विड में मिलता है परंतु ये कार्बनिक यौगिक है। जल लिक्विड में मिलता है जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है। वहीं अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है और कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा और भी चीज होते हैं लिक्विड होते हैं, जैसे कि आप पैलेडियम जो कि लिक्विड होता है, ब्रोमीन भी लिक्विड होता है, मरकरी भी लिक्विड होता है, ये सभी लिक्विड है। ओके, आपको इतना याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है श्वास संबंधी समस्या से निदान के लिए रोगियों को
ऑक्सीजन के साथ दी जाने वाली गैस कौन सी होती है? जैसे किसी व्यक्ति को अस्थमा है, आपने देखा होगा कि आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं उनको ऑक्सीजन दी जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ाया जाता है उनको, है ना? तो इस ये जो होती है प्योर ऑक्सीजन नहीं होती। प्योर ऑक्सीजन कैसी होती है? प्योर ऑक्सीजन होती है बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी होती है। इस वजह से हम प्योर नहीं देते हैं, हम क्या देते हैं? ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिक्सचर देते हैं। यही रीजन है, तो क्या हो जाएगा? हीलियम। और हीलियम इसलिए देते हैं क्योंकि ये इनर्ट गैस है, आसानी से मिल जाती है, इनर्ट गैस। और ये कैसी होती है? हल्की। अगर आप आर्गन वगैरह दोगे तो वो हल्की नहीं है, वो काफी भारी है, जो शरीर के अंदर जाकर काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, भले ही वो रिएक्शन ना करे। लेकिन हम हीलियम इसलिए दे देते हैं क्योंकि वह रिएक्शन नहीं करती और हल्की होती है। जो वायु होती है, शुद्ध ऑक्सीजन होती है, उससे हल्की होती है, इसलिए इसे आसानी से उपयोग किया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट, रेडॉन तो आप सभी जानते हैं कि रेडॉन जो होती है वह रेडियो एक्टिव। और क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन प्राकृतिक नहीं है, इसे हम बनाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु अमलगम का निर्माण नहीं करती? अमलगम क्या होता है आप सभी जानते हैं? देखिए, अमलगम का मतलब होता है, सीधा सीधा आपको याद रखना है, मरकरी के यौगिक। जो भी मरकरी का यौगिक होता है उसे हम अमलगम बोल देते हैं। जैसे HgCl2, ये क्या होता है? ये एक प्रकार का अमलगम है। कैसा है? एक प्रकार का अमलगम है ये। ओके। तो जिंक बिल्कुल ZnCl2 बनाता है। मैग्नीज, अमलगम की हम बात कर रहे हैं तो जिंक है जो कि अमलगम बनाता है। मैग्नीज भी अमलगम बनाता है। इसके अलावा कॉपर, ये भी अमलगम बनाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। लोहा है जो कि अमलगम नहीं बनाता, और यही रीजन है कि जो मरकरी है उसे किस में रखते हैं? लोहे के पात्र में रखते हैं। यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, लोहे के पात्र में रखते हैं। आपको ये चीज पढ़नी है, ठीक है? चलिए, अगला है, हीरे में रासायनिक बंध की प्रकृति होती है, आयनिक होती है क्या? नहीं, आयनिक इसमें नहीं होती। धात्विक नहीं, उपसह संयोजक नहीं। सही आंसर क्या हो जाता है? सह संयोजक। जो हीरा होता है ना, वो सह संयोजक बंध प्रदर्शित करता है। ओके। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना अच्छे से कि हीरे में सह संयोजक बंध होते हैं, ठीक है? इसलिए हम इसे सह संयोजक बोल देते हैं। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? यहाँ पर गुणों के आधार की बात हो रही है। अगर गुणों के आधार पर आप देखो तो गुण क्या होते हैं? सुचालक होना, कुचालक होना, आघात वर्धनीयता, तन्यता, चमक, ये सब चीजें गुण कहलाती है ना? इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये सब गुण कहलाते हैं। तो गुणों के आधार पर कितने वर्गों में आप बांटोगे? 3 वर्गों में। कौन कौन से होते हैं वो? एक तो होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल मतलब धातु, अधातु, और एक होता है सब मेटल। सब मेटल मतलब कि आप यहाँ पर बोल सकते हो धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है ना? तो ये होते हैं 3 प्रकार के, जिनको गुणों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है तत्वों को। ओके। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस लेक्चर को, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।